फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी से पाठ गलता लोह का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है ताकि सारे प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। चलिए यहाँ पर प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो ऐसा कौन सा प्रसंग हमको देखने को मिलता है जहाँ पर किताबी विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र हमको देखने को मिलता है, उसी को यहाँ पर पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा, लेखक ने इस प्रसंग का उल्लेख करके धनराम के किताबी ज्ञान प्राप्त करने में मंद बुद्धि की ओर संकेत किया है। तो आपने पाठ पढ़ा होगा, उसमें जो धनराम नाम का जो व्यक्ति रहता है जो कि लोहार था, तो उसका जो है ज़्यादा पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट नहीं था, तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। एक बार मास्टर साहब ने धनराम को 13 का पहाड़ा याद करने के लिए कहा। मास्टर साहब उसको जो है, उसके जो गुरुजी रहते हैं उनको 13 का पहाड़ा याद करने के लिए कहते हैं। पूरा दिन याद करने के बाद भी उसे यह पहाड़ा याद नहीं हुआ। और जो धनराम है क्या करता है, पूरा दिन पहाड़ा याद करता है फिर भी उसको याद नहीं होता। तो क्या होता है, मास्टर साहब ने कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप कहाँ लगेगा। तो ये जो धनराम था, लोहार था, तो उसको मास्टर जी बोलते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या भरा है, लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप कहाँ लगेगा, इसमें जो पढ़ाई लिखाई इन सारी चीजों का ध्यान कहाँ आएगा तुमको, ऐसा करके उनको डांट देते हैं। धनराम के पिता की आर्थिक स्थिति धनराम की पढ़ाई करने के लिए नहीं थी, मतलब उनकी पिता की जो आर्थिक स्थिति थी वो उतनी ठीक नहीं थी कि वो जो है धनराम को पढ़ाई करा सके। अतः छोटी सी अवस्था में ही उसे धौंकने के काम में उलझा दिया गया। फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर के घन चलाने की विद्या सीखने लगा। तो बचपन से उसको जो है इन सारे कामों में जो है लगा दिया गया। फिर धीरे धीरे वो जो है घन चलाने लगा, हथौड़ी से घन चलाने की जो विद्या है वो सीख जाता है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो धनराम था वो मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। चलिए इसका उत्तर समझते हैं। बचपन में ही नीच जाति के धनराम के मन में यह बात बैठा दी गई थी कि ऊंची जाति वाले उनके प्रतिद्वंदी नहीं होते हैं। तो बचपन से ही धनराम को क्या बताया गया था कि जो ऊंची जाति के जो लोग होते हैं वो उनके प्रतिद्वंदी दुश्मन नहीं होते हैं। दूसरे कक्षा में मोहन सबसे बुद्धिमान बालक, पूरे विद्यालय का मॉनिटर, और मास्टर त्रिलोक सिंह का बार बार कहना है कि मोहन एक दिन पूरे विद्यालय का नाम रोशन करेगा। मोहन जो है पढ़ाई में काफी अच्छा था, बहुत ही बुद्धिमान था, और पूरे विद्यालय का वो क्या था, मॉनिटर था। साथ ही साथ वो जो मास्टर जी त्रिलोक सिंह थे उसका एक अच्छा विद्यार्थी, उसका फेवरेट विद्यार्थी था। और त्रिलोक सिंह क्या बोलते थे कि मोहन जो है एक दिन पूरे विद्यालय का नाम रोशन करेगा। आदि बातों से धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। तो ये सारी बातों को लेकर के धनराम जो है मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, उसको अच्छा जो है अपना दोस्त समझता था। मोहन मास्टर जी के कहने पर धनराम को सजा देता था, लेकिन वह भी मोहन के प्रति नेह और आदर का भाव रखता था। तो मोहन जो है भले ही धनराम को क्या करता था, अपने गुरु जी के कहने पर, मास्टर जी के कहने पर सजा देता था जब वो जो है पढ़ाई करके नहीं आता था, फिर भी मोहन उसको अपना अच्छा दोस्त मानता था, उसके प्रति आदर सम्मान का जो भाव है वो रखता था। उसे लगता था कि यह तो मोहन का अधिकार है। धनराम को क्या लगता था कि मोहन को इसका सारा जो है अधिकार है कि वो मुझको सजा दे सकता है। तो इस कारण से जो है वो अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। प्रश्न 3 है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। कौन से उसके व्यवहार पर जो है धनराम आश्चर्यचकित हो जाता है। इसका उत्तर है, मोहन ब्राह्मण जाति का था और उस गांव में ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे। आपने पाठ में पढ़ा कि जो मोहन था वो ब्राह्मण जाति का था, और जो ब्राह्मण जाति के लोग थे उस गांव में शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे। यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। तो जो ब्राह्मण लोग थे उनको बैठने के लिए भी कहना भी क्या समझा जाता था, मर्यादा के विरुद्ध। लेकिन जो मोहन है धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी काफी देर तक बैठा रहा। जब वो जो है धनराम की दुकान पर जाता है, कुछ अपना जो कार्य है खत्म होने के बाद भी मोहन उसके दुकान पर, मतलब धनराम की दुकान पर बहुत समय तक बैठा रहता है। इस बात पर धनराम को हैरानी हुई। उसे अधिक हैरानी तब हुई जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर के लोहे पर नपी तुली चोट मारी और धौकनी फूकते हुए भट्ठे
में गर्म लोहा जो है लोहे को गर्म किया और ठोक पीट कर उसे गोले का रूप दे दिया। सबसे ज्यादा उसको आश्चर्य कब होता है, जब मोहन जो है धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर के उसको जो है जो लोहा है उसको अच्छा जो आकार है वो दे देता है। मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र होने के बाद भी निम्न जाति का काम कर रहा था। धनराम जो चकित दृष्टि आश्चर्यचकित भाव से इधर उधर देखने लगा, तो उसको आश्चर्य हो जाता है कि ये जो है ब्राह्मण जाति का है और मेरे यहाँ आकर के जो है काम कर रहा है, तो उसको जो है बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। चलिए प्रश्न 4 है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। मोहन जो है लखनऊ चला जाता है रमेश के साथ, तो उसके बाद लेखक उसको उसके जीवन का नया अध्याय क्यों कहते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय कहा है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि लखनऊ में आने का उसका उद्देश्य अधिक से अधिक विद्या प्राप्त करना था। उसको जो है अच्छी पढ़ाई के लिए कहाँ लाया गया था, लखनऊ, इसको, मोहन को। लेकिन किंतु वहां रमेश ने उसे अच्छे से स्कूल में प्रवेश न दिला करके एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन जो रमेश रहता है वो क्या करता है, जिसके साथ वो जो है लखनऊ आया रहता है, तो वो क्या करता है, उसको अच्छे से स्कूल में प्रवेश न दिला करके एक साधारण से स्कूल में उसका दाखिला करवा देता है, नाम लिखवा देता है। वह घर की औरतों और मोहल्ले की औरतों के कामकाज में हाथ बटाता था। सारे जो आस पड़ोस के जो महिलाएं थी, औरतें थी, वो मोहन को जो है बहुत ज्यादा काम उनसे करवाती थी। यहाँ जाओ, दूध लाओ, ये सारे काम करो, तो वो सारे काम वो जो है करता था। अतः काम के दबाव के कारण लखनऊ आने के बाद उसका उद्देश्य पूरा न हो सका, मतलब वो जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वह कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाते जो है काटने लगता है। इसलिए लेखक ने उसके जीवन का अध्याय यहाँ इसको कहा है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 5 है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा है और क्यों कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत ही सरल है। मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें, जब उसको तेरा का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार वो जो है कहते हैं, उनके मास्टर जी कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में लोहा भरा है, तुम्हारे विद्या जो इसमें विद्या का ताप कहाँ लगेगा। लेखक ने त्रिलोक की इस कथन को जुबान का चाबुक कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि जब मंद बुद्धि धराम को तेरा का पढ़ा याद नहीं हुआ, तब उन्होंने इन कठोर शब्दों से धराम का क्या किया था, अपमान किया था। उनके टीचर जो है उनको इस प्रकार बोलते हैं। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि वह पढ़ाई छोड़ करके पिता के काम को सीखने लगा। पिता के देहांत के बाद उसने उनका पूरा काम जो है संभाल लिया। तो धराम जो है पढ़ाई छोड़ देता है और अपने पिताजी के काम संभालने लगता है, और उनके पिताजी की देहांत के बाद वो जो है पूरा उनका काम जो है संभाल लेता है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 6 है, बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा। तो मोहन के पिताजी वंशीधर ने बिरादरी के जो संपन्न युवक थे रमेश, उसको कहते हैं। ख नंबर है, किस प्रसंग में कहा, क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब वंशीधर मोहन की पढ़ाई के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं, तो रमेश जो है सहानुभूति जताते हुए कहता है कि उन्हें सुझाव देता है कि वे मोहन को उसके साथ कहाँ ले जाएंगे, लखनऊ ले जाएंगे, ताकि वो शहर में रह करके अच्छी तरह पढ़ लिख सके। तो वो जो है अपने साथ लखनऊ भेज देने की बात कहते हैं, ताकि उसके साथ वो जो है अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके वहां जा करके। फिर ग है, किस आशय से कहा, रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा, क्योंकि बिरादरी को लेकर एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो वो जो है रमेश को कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस प्रकार कहते हैं कि बिरादरी का यही सहारा होता है। घ नंबर है, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है। तो कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। रमेश अपने वादा पूरा नहीं कर पाया। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक नहीं समझता था। उसको लखनऊ ले जाता है, लेकिन उसको जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं करवाता। उसने वह परिवार के लोग मोहन का खूब शोषण किया और प्रतिभाशाली विद्यार्थी का भविष्य चौपट कर दिया। अंत में बेरोजगार कर घर वापस भेज दिया। तो वहां ले जाकर के उसको बहुत सारा काम वगैरह करवाते थे। आपने इसको पाठ में पढ़ा है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। फिर इसी में जो है दूसरा प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, उसकी आंखों में एक सर्जक सी की चमक थी। कहानी का यह वाक्य जो है किसके लिए कहा गया है। तो किसके लिए कहा गया है, ये वाक्य जो है मोहन के लिए कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, किस प्रसंग में कहा गया है। तो लेखक ने यह वाक्य उस प्रसंग में कहा जब मोहन धराम को काम करते हुए देखता है। जब उसको काम करते हुए देखता है, तब धराम लोहे की मोटी छड़ को नहीं मोड़ पाता। तो मोहन बिना किसी संकोच के बड़ी कुशलता से उसे गोले के रूप में दे देता है। धराम जो है लोहार होने के बावजूद भी उसको नहीं मोड़ पा रहा था।
तो मोहन क्या करता है, उसके हाथ से हथौड़ा लेकर के उसको अच्छे से उसका आकार दे देता है। अपनी इस सफलता से मोहन की आंखें चमक गई। तो मोहन इससे क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। फिर ग नंबर है, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इससे मोहन के उस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है जिससे यह पता चलता है कि किसी भी जाति का संबंध किसी खास व्यवसाय से नहीं होता। ब्राह्मण होते हुए भी लोहार का काम करने में जरा भी संकोच महसूस नहीं करता। मोहन जो है ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन फिर भी वो जो है लोहारों का काम कर रहे थे, इसमें किसी प्रकार का उसका संकोच नहीं था। तो इस प्रकार इनका उत्तर लिखेंगे। यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से बता दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।